हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की पीवाईक्यू सीरीज़ में आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये एक फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा चैप्टर है जिसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। क्योंकि बहुत मोस्टली जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में वो तीन ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम है बट थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। तो थोड़ा सा बायो वाले बच्चे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों का थोड़ा गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर एक स्ट्रेटेजी प्लान करके थोड़े से वैल्यूज़ को याद करके, लॉगरिथमिक के फंक्शंस को याद करके अगर हम इस चैप्टर्स को करते हैं तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है और बहुत ग्राफिकल क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो चुनिंदा 5 से 6 टॉपिक बनते हैं। रेट लॉ बनता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। तो 6 से 7 टॉपिक यहाँ बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो कैलकुलेशन के नाम पे हमें इसको घबराना नहीं है कि अरे न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल की जो डेटाज हैं वो ऐसे डेटा दिए जाते हैं जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं आपको डेटा अगर कॉम्प्लिकेट मिले तो वहाँ पे फिर आप थोड़ा सा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहाँ पे स्टॉप करके आप पहले सारे दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसके बाद लास्ट में समय बचने पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि इस चैप्टर के नाम में है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है बात की जाती है केमिकल रिएक्शन में कि केमिकल रिएक्शन हाउ इट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो बस इसी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। कि अगर कोई प्रोसेस किसी सरफेस पे हो रहा है तो अगर सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक पर्टिकुलर, जैसे ये पेन है और इस पेन पे मुझे पेंट करना है तो मैंने इस सरफेस पे पेंट कर दिया। अब अगर इस सरफेस को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे कम पेंट करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर सरफेस रिड्यूस होता है तो सरफेस रिड्यूस होने पे जो रिएक्टेंट जो सरफेस पे जाके स्टिक होके रिएक्शंस को आगे बढ़ाते थे उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो रेट भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो क्या आंसर हो गया, डिक्रीज व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा जब सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन सेकंड क्वेश्चन, कैटलिस्ट इज एडेड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल देता है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट है ये उस पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और अगर हम उस पर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो नॉर्मली हम कैटलिस्ट में यहाँ पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, तो वो क्या करेगा, उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। तो सेकेंड हमारा आंसर क्या बनेगा, इंक्रीजेस व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन को अगर चेंज कर दें तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट को अगर चेंज करें तो जैसे हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे आप लोगों को अगर गरम गरम तवे पे बिठा दिया जाए तो आपका भी जो काइनेटिक्स है, काइनेसिस है, वो काइनेसिस बढ़ जाएगा, आपका मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिलती है और वो सफिशिएंट एनर्जी मिलने के कारण जो उनका कोलिजन है वो कोलिजन इंक्रीज होता है और इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है और इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से उनका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज।
तो ये पहला हमारा बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए 1 लाइन आंसर है, बहुत बड़े आंसर केमिस्ट्री में होते भी नहीं है, तो बहुत सिंपल से आंसर्स हैं, थ्योरेटिकल 1 लाइन आंसर आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। चलिए सबसे पहले हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख लेते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ हमें ये बोलता है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन AA प्लस BB कन्वर्ट इनटू CC प्लस DD, जो रेट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इट विल बी माइनस DR बाई DT। ये होगा proportional to the multiplication of concentration of their reactant with having some power। उनके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के कुछ पावर x या y। ये x या y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ये ABCD स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो रिएक्टेंट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर x हो भी सकता है और y बराबर हो भी सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसे प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करें तो कांस्टेंट आता है k, जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। तो ये है हमारा रेट लॉ। अब ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर के लिए बताया गया कि ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन n, इट इज द समेशन ऑफ पावर x प्लस y। तो जो भी ऑर्डर होता है वो इन पावर्स का समेशन होता है। तो चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट केस में देखें, ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर कितना है 3/2, देन प्लस 1/2, कितना हो गया ये 4/2, मीन्स ऑर्डर क्या हो गया सेकंड। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। इसी तरीके से इसे निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर n विल बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4। इसको अगर हम ऐड कर दें तो 4/4, तो क्या आ गया यहाँ पे 1। तो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से जो भी पावर्स हैं उन पावर्स को अगर हम सम कर दें तो सम करने पे क्या निकल के आता है, ऑर्डर। तो रेट लॉ हमने यहाँ पढ़ लिया कि रेट कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज रेट लॉ, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद हैविंग सम पावर x एंड y। दिस पावर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट इनटू P। देखिए यहाँ पे हमारे डिजिटल बोर्ड ने मज़े ले लिए हैं, हमारे इस इक्वेशन को नहीं लिखा है। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। If for a reaction A plus B, the rate is given by concentration of A की power 1, concentration of B की power 2. How is the rate of reaction affected in the concentration of B is double? कि अगर B के concentration को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमें रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K concentration of A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। क्या बोल रहा है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बिकम्स ट्वाइस ऑफ B। तो इस रेट को हम R1 नाम दे दें। तो व्हाट विल बी द न्यू रेट, R2, बिकॉज रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए रेट कांस्टेंट सेम रहेगा रिएक्शन में। तो ये A ऐसा का ऐसा, और इन प्लेस ऑफ B वी विल राइट 2B। तो 2 का स्क्वायर इट बिकम्स 4K A एंड B की पावर 2। इस पूरे को वी कैन राइट R1। तो जो न्यू रेट है R2 इट विल बी इक्वल्स टू द 4R1। तो जो नया रेट होगा पुराने रेट का क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा।
Okay, what is the second question? What is the overall order of reaction if A is present in large excess? बढ़िया क्वेश्चन है कि if concentration of A is present in large excess, अगर ये लार्ज एक्सेस में हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बताइए जरा सोच के कि अगर A जो है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो देन क्या होना चाहिए? A की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा? बताइए जरा सोच के कि अगर A की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? सोचिए ज़रा, चलिए बताइए क्या होगा कि इफ़ A इज़ इन लार्ज एक्सेस। देखिए बेटा, अगर A जो है वो लार्ज एक्सेस में होगा सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कंसीडर होगा? कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो जो रेट है दिस रेट विल बी डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में अगर ऑर्डर निकाला जाए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। बट अगर A को लार्ज अमाउंट में कंसीडर कर लें तो दिस K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट K डैश बना लेंगे और अब ओवरऑल ऑर्डर सिर्फ क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो अगर कोई लार्ज अमाउंट में हमारा कॉन्सेंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट का तो देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो B होगा इट विल बी ट्रीटेड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी B के कम होने के कारण। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होने के कारण जो A का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ही बचेगा। तो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ B जो है वो कंज्यूम होगा और A बिल्कुल कम उसमें लगेगा। इसलिए A को क्या मान लिया जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है A reaction is first order with respect to A as well as with respect to reactant B. Give the rate law. चलिए लिख देते हैं rate law कि rate minus dr by dt is equals to K। दोनों के रिस्पेक्ट में 1 है इसलिए A की पावर भी 1 और B की पावर भी 1। इट इज़ द रेट लॉ। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देन पूछ रहा है कि ऑल्सो गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हम टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो ये ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग। अब हम किसी एक सेट ऑफ इंटरवल टाइम पे कैलकुलेशन करें, से T1 एंड T2, तो T1 पे हम मान लें कॉन्सेंट्रेशन R1 और T2 पे मान ले R2। तो व्हाट विल बी द रेट? इट इज़ dr बाय dt। और हमें पता है जब भी चेंज निकाला जाता है तो वो किसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो जाएगा ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और यहाँ हम साइन लगा देंगे नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि R2 जो है कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कम होगा और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो R2 की वैल्यू कम आएगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो नेगेटिव साइन यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव लगा दिया। यहाँ हम इसको ऐसे ध्यान रखें कि टू मेक जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसको पॉजिटिव बनाया है और रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फैक्टर को शो करने के लिए हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा? जो रेट निकाल रहे हैं उसमें हमने एक इनिशियल टाइम T1 लिया, लेट से 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। बट 5 और 10 सेकेंड के जो डिफरेंस है, जो इनका इंटरवल है, इस इंटरवल में भी बहुत सारे टाइम है। हम उन सारे टाइम को कंसीडर कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एवरेज रेट जो है वो एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है. इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. बट अगर सेम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, और यहां पे इंटरवल ऑफ टाइम की जगह इस ग्राफ में हम एक स्लोप डालें और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट. तो इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एट अ इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने रेट को कैलकुलेट किया है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है. और अगर हमने किसी टाइम ड्यूरेशन में एक रेट को कैलकुलेट किया है तो वो एवरेज रेट कहलाता है. आई होप आपको क्लियर होगा. ग्राफ बिल्कुल आप ध्यान रखिए, इस ग्राफ को अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा. बढ़े आगे. अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन A plus 3B convert into 2C. The rate of formation of C is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Calculate the rate of reaction and rate of disappearance of B. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट इज change in concentration of reactant with respect to time will be change in concentration of reactant with respect to time. यहाँ दो रिएक्टेंट है A एंड B, तो दोनों के केस में हमने चेंज कैलकुलेट किया और दोनों पे माइनस साइन पुट किया. अब ये पर मोल कैलकुलेट होता है, तो यहाँ A के 3 B के 3 मोल्स हैं, इसलिए हमने पर मोल के लिए 1/3 कर दिया. एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ साइन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा. बट रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव. तो ये क्या बन गया, हमारा रेट बन गया. अब सेकंड पूछा है क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, मतलब B किस तरीके से रेट में खत्म होता जा रहा है. तो देखिए इन दोनों चीज़ों को हम अगर इक्वल मान के इसको यूज़ करें तो क्या बनेगा, -1/3 डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा C बाय डेल्टा T. अच्छा ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब C का जो रेट है फॉर्मेशन का वो गिवन है. तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा C बाय डेल्टा T. यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 को उधर भेज दें तो इट विल बी 3/2 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. यहाँ पे अगर हम इसको कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1.5. तो इट विल बी 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये होगा डिसअपीयरेंस ऑफ B. देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है. दो इक्विलिटीज को हमने यहाँ पुट करा, एक का वैल्यू गिवन था, उस वैल्यू को यहाँ पुट करके हमने आंसर निकाल लिया. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Define order of reaction. Write the conditions under which a biomolecular reaction follows first order kinetics. Okay. देखिए बेटा क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अभी हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. कि जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन है, फॉर अ रिएक्शन AA प्लस BB कन्वर्ट इनटू CC प्लस DD, जो रेट लॉ बनेगा, दिस रेट लॉ विल बी इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
ए की पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई. एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट पार्ट है राइट द कंडीशन अंडर विच अ बायमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. कि सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1. इट इज अ सेकेंड ऑर्डर, बायमोलिकुलर है और सेकेंड ऑर्डर है. अब अगर हमें इसे फर्स्ट ऑर्डर बनाना है तो अभी हमने कहा था कि इफ ए या बी दोनों में से किसी को भी अगर लार्ज एक्सिस में ले लें तो लार्ज एक्सिस में लेने पे क्या होगा, इट इज़ अ, बेटा याद करो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का प्रॉब्लम क्वेश्चन है. हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा था कि रिएक्शन होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, बट बिकॉज एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो उसके लार्ज अमाउंट में होने के कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया जाता है. तो अगर ए यहाँ पे लार्ज अमाउंट में है तो के और ए मिलके एक नया डैश कांस्टेंट बना लेंगे के डैश, और हमारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो अगर किसी बायोमोलिकुलर रिएक्शन को हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा. तो क्या आंसर है, अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस. कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सिस में होना चाहिए. चलिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि देखा गया कि मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर में रिएक्टेंट एक होगा, बायमोलिकुलर में दो होंगे. बट अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेजेस में कंप्लीट होती है तो देखा गया कि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेज होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होता है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके हमेशा स्लोएस्ट स्टेज से कैलकुलेट किया जाता है. जैसे सपोज करें कि हम कहीं खाना खाने गए और वहाँ पे एक इंसान बहुत जल्दी से खाना खा रहा है और एक बहुत धीमे खाना खा रहा है और दोनों को एक ही गाड़ी पे बैठ के जाना है. तो वो कब गाड़ी पे बैठ के जा पाएंगे, जब वो जो धीमे खाने वाला है उसका खाना फिनिश हो जाए. जो जल्दी खाने वाला है वो तो फटाफट खा लेगा खाना और फ्री हो जाएगा, बट जो धीरे धीरे खा रहा है जब तक वो उसका खाना कंप्लीट नहीं होगा तब तक दोनों साथ में बैठ के गाड़ी पे जा नहीं सकते. तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेज होती है उसी स्लोएस्ट स्टेज से डिसाइड किया जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगी. तो यहाँ पे वो इसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो और यहाँ लिखा हुआ है फास्ट. तो जो रेट बनता है वो रेट हमेशा स्लोएस्ट स्टेज के कारण ही बनता है. तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, बिकॉज क्या है ये स्लोएस्ट स्टेज है. तो बिकॉज ऑफ द स्लोएस्ट स्टेज जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होती है वो स्लोएस्ट स्टेज ही होती है. तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से रेट का इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखा जाएगा. देन राइट द ओवरऑल ऑर्डर. तो यहाँ हम देख लें दोनों का पावर कितना है 1, तो ऑर्डर क्या बन गया बेटा, ऑर्डर विल बी 1 + 1, मतलब कितना हो गया 2. देन थर्ड, आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग. तो अभी हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप 1 विल बी रेट डिटरमाइनिंग. क्यों स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग है, बिकॉज वो स्लोएस्ट स्टेप है. तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. क्लियर है, आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन A + 2B कन्वर्ट इनटू C. एक हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है कि A और B के कॉन्सेंट्रेशंस ये हैं और रेट जो है C के बनने का ये है. तो क्या बताना है हमें, सबसे पहले तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B. देन राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K. चलिए देखते हैं क्या हो रहा है. सबसे पहले हम रेट लॉ लिख लेते हैं, B वाला बनाते हैं.
तो रेट लॉ क्या बनेगा यहाँ पे, रेट लॉ इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब जितने ये एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेट लॉ कैसे निकाला जा सकता है, क्या दे के रखा है हमें, सी का जो फॉर्मेशन है वो ही रेट बनेगा। देखिए समझिए जरा क्वेश्चन कि सी का जो रेट फॉर्मेशन है वही रेट के इक्वल होगा ना। क्यों, हमने पढ़ा है रेट बराबर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से फर्स्ट क्या बन जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.2 की पावर x और b कितना है 0.3 की पावर y। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें इक्वेशन मिल गई, इसको हम a नाम दे देते हैं। सेकेंड से क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। ये हो गया b। थर्ड क्या बन जाएगा, 1.68 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू के 0.4 की पावर x एंड 0.3 की पावर y। इसे नाम दे देते हैं c। अगला क्या बना, 2.40 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू के 0.1 की पावर x एंड 0.4 की पावर y। अब इन चारों ABCD को अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि B और D में x सेम है और A और C में y सेम है। तो एक बार हम कर देते हैं A डिवाइडेड बाय C। तो क्या बन जाएगा, A क्या है K 0.2 की पावर x 0.3 की पावर y इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय C इज K 0.4 की पावर x 0.3 की पावर y डिवाइडेड बाय 1.68 इंटू 10⁻⁻1। देखिए क्या हो जाएगा, 0.3y से 0.3y कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ से हम डेसिमल हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से हटाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। बोलिए कोई समस्या, यहाँ से हटाया तो 10, हटाया तो 100, 10 की पावर -2 से -1 गया तो -1 बचा। ठीक है, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया तो इट विल बी व्हाट 42/168 इंटू ये 10⁻⁻1 और ये 10, तो ये मिलके भी क्या बन जाएगा 1। 10⁻⁻1 इंटू 10 विल बी 1। यहाँ क्या बच गया 0.2/0.4 का x लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हटाया तो क्या बचा 1/2, तो ये हो गया 1/2 की पावर x इज इक्वल्स टू 42 को 168 से कैंसिल करें तो आएगा 4, तो ये क्या हो गया 1/4। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो अगर कंपेयर कर लें कोफिशिएंट तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई 2 हो गई। तो ये हमने कैसे सॉल्व करा, a डिवाइडेड बाय c करके। अगली क्या है b बाय d कर दें। b डिवाइडेड बाय d देख लेते हैं क्या था।
B was 0.1x, 0.1y, 6 10 की पावर -3, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y बराबर 6 10 की पावर -3। 6 इंटू 10 की पावर -3। चलिए D क्या है? 2.40 10 की पावर -2, 0.1 की पावर x, 0.4 की पावर y। पॉइंट 1 की पावर x, 0.4 की पावर y और 2.40 इंटू 10 की पावर -2। देख लेते हैं एक बार और। 2.40 10 की पावर -2। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा डिवीज़न? 0.1x से 0.1x, ओ ओ ओ हो, पूरा ही उड़ गया। 0.1x से 0.1x कैंसिल, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? 0.1 अपॉन 0.4 की पावर y इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 से -3 कैंसिल, तो -1 बचा। यहाँ से इसे हटाएं, इस ज़ीरो को हम चाहें तो हटा सकते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा? 60 और नीचे कितना बचेगा? 24। और यहाँ बचेगा 10 की पावर -1, तो ये हो गया 10 की पावर -1। -2 से -3 गया तो -1 बचेगा, तो -1 और यहाँ से हमने हटाया, इसको हटा देते हैं, तो 2.4 को हटाया तो ऊपर क्या चला गया? 60। यहाँ से ये डेसिमल हटाया तो इट विल बी 1/4y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 6/24। कट कर दिया तो 1/4, तो 1/4 की पावर y इज इक्वल्स टू 1/4, तो व्हाट विल बी? y इज इक्वल्स टू 1। y क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, तो व्हाट विल बी द रेट लॉ? रेट क्या था हमारा? रेट बराबर k a की पावर x एंड b की पावर y। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू आई थी यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा डिविजिबल है। तो रेट लॉ आ गया। ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर? ओवरऑल ऑर्डर इनको सम कर देते हैं, तो ये कौन सा हो गया? थर्ड ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हमें निकालना है यहाँ पे k कैलकुलेट करना है। तो देखिए k कैसे निकाल लेंगे? क्या होगा? dc बाय dt विल बी इक्वल्स टू k, वैल्यू कोई भी यहाँ से लेते हैं, 0.1 का स्क्वायर और 0.1 की पावर 1। तो dc बाय dt किसको लिया है हमने? b वाले को। तो b के लिए देखें कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इट विल बी इक्वल्स टू k। यहाँ से हम 3 डेसिमल हटाएं तो क्या होगा? इट विल बी 1000, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? रेट कांस्टेंट इज 6। तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट है बड़ा आसान सा, तो नोट कीजिएगा ऐसे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़े आगे। चलिए अगला है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अभी हमने देखा इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन अ रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं उनकी पावर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
Molecularity of reaction, it is defined as number of molecules or atoms or ions participating in a rate determining step. कि किसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. ये एक्सपेरिमेंटल होता है. अभी हमने देखा, अभी हमने वो क्वेश्चन किया, उसमें एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया, थर्ड ऑर्डर था. ये थ्योरेटिकल होता है. ये पता ही होता है हमें कि कितने मॉलिक्यूल वहाँ पे है, तो थ्योरेटिकली हमें पता चल जाता है कि कितने एटम या आयंस पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं रिएक्शन में. इट वेरीज विद अ चेंज इन टेम्परेचर. रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट मे बी अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन और अ जीरो. ये होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है. इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. It is obtained through experiments and it is independent upon the rate of overall reaction. एक्सपेरिमेंटली मिलता है और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उससे मॉलिक्युलरिटी हमें पता चलती है. ठीक है, बट अगर मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फिर वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेजेस में होती है, और उस केस में जो भी स्लोएस्ट स्टेप है उस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी ही ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है. ठीक है, आगे बढ़ें. अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट. रेट एक्सप्रेशन इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. हमने देखा ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, तो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. It is expressed in terms of consumption of reactants or formation of product per unit time. कि change in concentration of reactant with respect to time or change in concentration of product with respect to time. It is proportionality constant in differential form in rate law or rate equation. कि जो भी rate law है वहाँ के उस expression से ये proportionality में हमें मिलता है. It generally decreases with the progress of reaction. क्यों? क्योंकि reactant जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से कोई फर्क नहीं होता. के डिफाइन होने के बाद केमिकल रिएक्शन का के कभी चेंज नहीं होता कि रिएक्शन 10% हुई तो के कुछ और हो जाएगा, 50% में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं. के इज़ अ कांस्टेंट. वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ डिपेंड नहीं करता, तो वो चेंज नहीं होता है. इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेंटीमीटर. सॉरी, इट मे बी द सेकेंड, नॉट सेंटीमीटर. और ये क्या होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट का हो जाता है. तो इस तरीके से की को हम आगे डिफाइन करेंगे अभी हम क्वेश्चंस में कि क्या होता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बना रहा है 2HCl और कह रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट है वो है सिर्फ K. राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन. देखिए जरा, अगर हम देखें कि ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और क्लोरीन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, 0 है. क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 कहलाती है. किसी की पावर 0 क्या कहलाती है, 1 कहलाती है. तो यहाँ सिर्फ K लिखा हुआ है, तो इन दोनों का पावर क्या हो गया, 0. मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से हमें रेट को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है. अब अगर ये 0 ऑर्डर है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होने वाली है, जल्दी से बताइए. तो रिएक्शन हम लिख देते हैं H2 + Cl2 2HCl. तो मॉलिक्युलरिटी क्या होनी चाहिए, 2. सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? तो K का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K फॉर 0 ऑर्डर? K से निकाला जाता है रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यहाँ ले लें तो K क्या बनेगा, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. रेट क्या होता है, इट इज dr/dt.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या बना ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, और इसको पावर को अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा n। तो यहाँ पे n क्या हो गया, ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर है मतलब n की वैल्यू 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होगी 1। तो ये क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, अपॉन में टाइम तो पर सेकेंड। व्हाट विल बी द यूनिट फॉर दिस के, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन R convert into P for which the change in concentration of R with time is shown by the following graph। इस पर्टिकुलर चैप्टर से ग्राफ के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको सारे ग्राफ के क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ होगा, बट अगर ये ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में लॉग अगर लिखा हुआ है, तो अगर लॉगरिथमिक का टर्म आ जाए तो लॉगरिथमिक के टर्म में ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जीरो ऑर्डर। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि k जो होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो होता है R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी KT बराबर R0 माइनस R। तो R विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R0 माइनस KT या माइनस KT प्लस R0। अब हमें पता है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा टाइम के साथ, तो ये y, ये हो गया स्लोप m, ये हो गया x, और ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होगा। तो क्या बन गया स्लोप, माइनस के। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस के। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% completes in 80 minutes, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। चलिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू ऑफ के इज 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बोल रहा है कि 40% कंप्लीट होती है 80 मिनट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 80 लॉग इनिशियल तो R0 ही मान लें, और कंप्लीट कितनी होती है, 40% कंप्लीट होती है। तो अगर कोई रिएक्शन 40% कंप्लीट हुई तो बचेगी कितनी, 60%। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम सीधे क्या लिख देंगे, 60/100 ऑफ R0। तो R0 से R0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो इट विल बी व्हाट, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 80 इंटू लॉग 10/6। तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाय 80 इंटू लॉग A बाय B इज लॉग A माइनस लॉग B। तो इट विल बी 1 माइनस लॉग 6 हमें गिवन है 0.7782, 2.303 बाय 80। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। आपको नहीं करना है क्योंकि CBSE एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बचेगा। तो ज़ीरो, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इट विल बी 0.0287, और यहाँ हम इसको करें तो इट विल बी 1 माइनस
1 minus 0.7782, that is 0.2218, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.0287, इट इज़ 0.063, 0.0063। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यहाँ से हमें क्या मिल गया के। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कितने समय में रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे हम के की सेम वैल्यू पुट कर देंगे और क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0। 90% कंप्लीट हो गई है, मतलब कितनी बची है रिएक्शन 10%, तो यहाँ आ जाएगा 10/100, इट विल बी 1/10। R0 से R0 कैंसिल, 10 ऊपर पहुँचेगा, तो T बराबर 2.303 बाय के, और ये हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2.303 कितना आया था हमारा 0.0063। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं फिर से कि 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0063, इट इज 365.55। तो कितने मिनट्स लगेंगे 365.55 मिनट्स। तो कैलकुलेशन ही है, बाकी ऐसा कुछ उसमें था नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला था 2.03 log R0 by R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी के इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल अपॉन लॉग में फाइनल। तो टी हमें कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी 2.303 अपॉन 60 लॉग इनिशियल इज R0 एंड फाइनल इज 1/16th ऑफ R0। तो R0 से R0 कैंसिल, ये कितना हो गया log 16 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 60। तो इट विल बी 2.303 बाय 60 log 2 की पावर 4। तो इट इज 2.303 बाय 60, 4 को आगे ले आए, log 2 होता है 0.3010, 4 से 60 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 15। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बी 0.693। एक बार करके हम चेक कर लेते हैं कि 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, 0.693, इट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको 15 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी 0.046, 0.046 सेकेंड यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा 0.046 सेकेंड। तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, इसलिए मैं कैलकुलेटर से थोड़ा सा वीडियो को टाइम कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट्स इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड। तो दोनों के केस में मैं सीधे के इक्वेट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, लॉग इनिशियल इज R0, 25% कंप्लीट हुआ है, मतलब कितना बचा 75% रिमेनिंग, विल बी इक्वल्स टू 2.303। इसके लिए हमें टाइम निकालना है, लॉग R0 80% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, मतलब कितनी बची है 20% रिएक्शन इज लेफ्ट। R0 से R0 कैंसिल, R0 से R0 कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ 1/40 लॉग, इसको 3/4 लिख सकता हूँ, 25 3 ज़ा 75, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा 4/3, विल बी इज इक्वल्स टू
1 अपॉन टी, और 20 से 100 जाएगा तो log 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये होगा 1/40 log 4 माइनस log 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू log 5। log 4 जो होता है वो होता है 0.6021, log 3 0.4779, और log 5 की जो वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू, एक सेकेंड हम कंफर्म कर लेते हैं। log 5 की जो वैल्यू है वो 0.6989, 0.6989। ठीक है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करके टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर। तो चलिए 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा? K इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। बोल रहा है रेट कांस्टेंट K इज 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.1 से 0.006? तो क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.064 अपॉन में T, और रेट कांस्टेंट कितना दिया है? 4 × 10⁻³ 0.1 में से 0.064 माइनस करें हम तो क्या बन जाएगा? देखिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं सिर्फ समय बचाने के लिए। 0.1 माइनस 0.064, इट विल बी 0.036। टी यहां चला जाएगा, नीचे क्या आएगा? 4 × 10⁻³ तो यहां से हम डेसिमल हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। 4 से ये सीधे कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर? 9 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा 0 ऑर्डर का हमें फॉर्मूला लगाना था, K का वैल्यू गिवन था, टाइम कैलकुलेट करना था, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन थे। बढ़े आगे। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन ग्राफ्स। देखिए हाफ लाइफ टाइम हमें दिया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम देख लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों? कि जो भी रिएक्शन है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम पे हाफ हो जाए, कि अगर हमारे पास 100 मोल्स हैं तो 100 मोल्स बिकम्स 50, उस टाइम को क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T हाफ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मान ले R0, फाइनल कितना हो जाएगा उसका? हाफ, तो R0/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 2.303 अपॉन में T हाफ log 2, log 2 होता है 0.3010, वैल्यू रखें तो 0.693 अपॉन में K T हाफ, मतलब T हाफ इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फर्स्ट ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कांस्टेंट हो गई, तो T हाफ इंडिपेंडेंट है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। ये ग्राफ कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का। देन 0 ऑर्डर के लिए अगर हम चेक करें, फॉर 0 ऑर्डर, तो क्या होगा? K इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में T। हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाएगा अपॉन में T, तो क्या बच गया? R0, 1 में से हाफ गया तो हाफ इंटू T हाफ K, तो T हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, मतलब T हाफ प्रोपोर्शनल है किसके? R के, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो T हाफ क्या हो गया यहाँ पे?
प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जैसे जैसे टी हाफ चेंज होगा वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखें यहाँ पे तो ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर, दिस ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस द। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है टाइम कंप्लीशन फॉर 99% इज ट्वाइस द टाइम कंप्लीशन फॉर 90%। तो सबसे पहले फॉर 99% के लिए k निकाल ले। k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t कितना 99%, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0, 99% कंप्लीट हुआ है तो 1% रिएक्शन बचेगा। तो क्या हो गया ये लॉग 10 की पावर 2 लिख दें, 100 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 2.303 बाय t 99%। 2 को आगे ले आए तो इट विल बी 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय t 99%, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इट इज 2 इंटू 2.303 बाय t 99%। नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं 90% के लिए। तो k विल बी इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t 90%, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 90% कंप्लीट हुए मतलब रिएक्शन 10% रिमेनिंग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 से 100 कैंसिल, तो इट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय t 90%, ये क्या हो गया लॉग 10। लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, तो इट इज 2.303 बाय t 90%। अब हमें पता है कि रेट तो हमेशा, रेट कांस्टेंट तो सेम ही होता है तो इनको इक्वल कर दें। तो इट विल बी 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय t ऑफ 99% इज इक्वल्स टू 2.303 ऑफ t 90%। इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया t ऑफ 90% इज इक्वल्स टू 2 इंटू t ऑफ 99%, हैंस प्रूव्ड। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आना चाहिए। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन दिस शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन है इससे जब भी हम k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वो सेम आना चाहिए। तो लगा के चेक कर लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। क्या होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t। t कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 300, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा 1.6 इनिशियल 10 की पावर -2, यहाँ कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -2, -2 से -2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ गया 2, मीन्स ये हो गया 2.303 अपॉन 300 इंटू लॉग 2। ये मान लिया हमने K1। K2 निकाल लें इन दोनों डेटा से, तो क्या हो जाएगा 2.303, टाइम क्या होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 600 माइनस 300 कितना 300, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.8 इंटू 10 की पावर -2, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.4 इंटू 10 की पावर -2, -2 से माइनस कैंसिल, दिस 4 2 ज़ा 8, तो ये भी कितना हो गया 2.303 बाय 300 इंटू लॉग 2। हम देख पा रहे हैं कि K1 एंड K2 आर इक्वल, इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला ही कौन सा लगाया है, फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर है? अब हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा,
इसको हम यहीं ऐसा लिख देते हैं log 2 को 0.3010 डिवाइड बाय 30। तो क्या होता है हाफ लाइफ टाइम? इट्स अ टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। तो 0.693 के की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है कितनी? 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 300। तो 300 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये से ये कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 300। और यूनिट सेकंड है तो 300 सेकंड। अगर आपने यूनिट नहीं भी लिखी है तो आपके यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कराना है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, दोनों के अगर सेम आए हैं इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। चलिए अगला देखें। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। C2H3Cl कन्वर्ट C2H4 प्लस HCl, और हमें प्रेशर दे दिया है। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगाया 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब गैस के केस में क्या होगा बेटा? गैस के केस में प्रेशर लगता है, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन 2pi माइनस PT। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब A कोई गैस कन्वर्ट होती है B गैस और C गैस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, तो Pi अपॉन 2pi माइनस PT। तो 2.303, T कितना दिया है? 300। इनिशियल प्रेशर की अगर बात करें तो कितना है? 0.30। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.30, और 300 पे टोटल प्रेशर कितना है? 0.50। तो ये कितना हो गया हमारा? 0.50। तो इट विल बी 2.303 बाय 300 लॉग 0.30 डिवाइड बाय 0.60 माइनस 0.50। तो कितना हो जाएगा ये? इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 300 लॉग 0.30 बाय 0.10। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया log 3। तो इट इज़ 2.303 अपॉन 300 इंटू 0.4779। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे K कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन? सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर A कोई गैस B और C में कन्वर्ट होती है तो फॉर्मूला बनेगा log Pi अपॉन 2pi माइनस PT। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। For the hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution, the following results are obtained. Show that it follows pseudo first order. देखिए फिर वही काम करना है। ये सबसे पहले हम क्या निकाल लें? K1 एंड K2। तो K1 क्या बनेगा? 2.303 डिवाइडेड बाय 10 log इनिशियल इज 0.10, फाइनल इज 0.05। कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली K2 कैलकुलेट कर लें। 2.303 डिवाइड बाय 20 माइनस 10, 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.05 डिवाइडेड बाय 0.025। फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो बिकॉज K1 और K2 इक्वल है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को तो फॉलो कर रहा है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 to 20 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा? वी नो वेरी वेल कि dr बाय dt क्या होता है? इट इज K फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या हम यहां से सीधे ही कर लें इसको, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देख लें तो क्या हो जाएगा? ये रेट इज इक्वल्स टू
कॉन्सेंट्रेशन है माइनस लगाते हैं यहाँ 0.05 माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10। बस यहाँ से इसे कैलकुलेट कर ले क्योंकि एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट हमने देखा था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस dr/dt। इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा 0.05 में से अगर हम इसको माइनस करें 0.110 को, करिए सॉल्व जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है बताइए। माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 10, तो इट विल बी 0.05 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकली चैप्टर तो है, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता। बढ़े आगे, चलिए अगला, will the rate constant of the reaction depend upon time if E activation of the reaction is 0। देखिए देखा यह गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K, वह तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए तो जो उसका रेट कांस्टेंट है वो लगभग डबल हो जाता है, कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट डबल होने लगता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है। अब इस चीज़ को बताया गया आर्हेनियस इक्वेशन से कि K बराबर A e टू द पावर माइनस EA बाय RT, जहाँ पे A आर्हेनियस कांस्टेंट, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? एक्टिवेशन एनर्जी 0 मतलब E की पावर क्या हो गया 0, तो क्या K जो है फिर वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे? तो हम देख पा रहे हैं कि K बराबर क्या हो गया आर्हेनियस कांस्टेंट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझें बेटा कि जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना है, तो उस नेटफ्लिक्स को देखने के लिए आपको एक मिनिमम रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उस नेटफ्लिक्स की जो भी कंटेंट्स है उसको आप वॉच कर पाओगे। वैसे ही कहा गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बना पाता है जब वो इंटरमीडिएट बनाए, और इंटरमीडिएट बनाने के पास रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। तो अगर रिएक्टेंट के पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है तो हमें उसको वो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जब वो किसी रिएक्टेंट को दी जाए तो रिएक्टेंट को वो एनर्जी देने पे वो क्या बना सके, इंटरमीडिएट फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे रिएक्टेंट यहाँ था तो हमने उसको, ये हमारा क्या है थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्स है कि हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो एनर्जी की वैल्यू जो हमने इसको दी रिएक्टेंट को ताकि वो क्या बना सके, इंटरमीडिएट बना सके, उसे ही क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। कि एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट बनाने में जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी से ही है। Calculate the rate constant for the first order decomposition of N2O5 is given by the following equation। देखिए सीधे हम K का रिएक्शन लिखते हैं A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लें तो A इक्वल्स टू कितना हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर 14 और E की पावर माइनस EA बाय RT कितना हो गया, क्या है ये E की पावर माइनस 25,000 K बाय T, मतलब माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल्स टू कितना है
माइनस का 25,000 अपॉन में T, ये केल्विन टेम्परेचर बता रहा है, तो ये T से T कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो EA इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25,000 और R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल होता है 8.314, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी जूल पर मोल। यहाँ केल्विन दिखा हुआ है, ये केल्विन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम केल्विन भी लिख देते हैं, तो ये केल्विन से ये केल्विन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 25,000 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 25,000 इंटू 8.314 इज इक्वल्स टू 207,850, 207,850 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन किया और हमने इसको निकाल लिया। बढ़े आगे। अगला बोल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम, तो रेट कांस्टेंट के क्या होगा, सीधे वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय 300। तो यहाँ पे हम करें तो नीचे क्या आ जाएगा 3 0 और आ गए, तो ऊपर कितना हो गया 10 की पावर -5, कट कर दिया थ्रू 2 ज़ा 6 3 ज़ा 9, तो 231 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, हाफ लाइफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है, ये इज 5730 years. An archaeological artifact in containing wood has only 80% of the C14 activity has found living tree. Calculate the age of artifact. तो देखिए क्या दिया है, लाइफ टाइम दिया है, तो टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर होता है ये रिएक्शन। याद रखिएगा कि जितने रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू क्या हो गई 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, और 80% पता चला है, 20% रिमेनिंग है, तो फिर से के लगा दें 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल अपॉन में फाइनल कितना हो जाएगा 20% ऑफ दिस, R0 से R0 कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 2/5 मतलब log 5। के की वैल्यू क्या कर दें यहाँ 0.693 बाय 5730 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी क्या बच गया log 5, तो टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, और 5000 नीचे था तो ऊपर चला गया, और log 5 अभी हमने देखा था कितना था 0.4989, सॉरी 0.6989, तो 0.69 ही लिख लेते हैं हम इसको, तो यहाँ इसको हटा के इसको कैंसिल कर दें अप्रोक्सीमेटली, तो कितना हो जाएगा ये 2.303 इंटू 5000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ईयर्स में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो होता है कि log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, कि अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो जो हमारा
वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स मतलब 4 टाइम्स हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर 293 केल्विन से 313 किया जाता है। तो क्या बन जाएगा? log K2 विल बी 4K1, EA हमें कैलकुलेट करना है 2.303 इंटू 8.314। फर्स्ट टेम्परेचर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें? 1/293। सेकेंड की जगह क्या पुट कर दें? 313। K1 से K1 कैंसिल, तो क्या हो गया? log 4 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 इंटू 8.314। It will be 313 minus 293 divided by 293 into 313। अब जो भी ये आए इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा इसका। It will be 56 point something। EA will be 56 जूल पर मोल, नियर अराउंड 56 जूल पर मोल। तो इस न्यूमेरिकल पे सबसे लेंदी न्यूमेरिकल यही होगा जहां पे आपको थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न ये होगा और एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी? ऑन एडिंग कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो वो मॉलिक्यूल जो पहले इंटरमीडिएट नहीं बना पा रहे थे वो भी अब इंटरमीडिएट बनाने लगेंगे, तो उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है? अगला गिब्स एनर्जी। बेटा गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Gibbs energy is a state function which depends only on the initial and final stages of the reaction. Hence, there will not be any effect on the presence of catalyst on Gibbs energy. तो Gibbs energy का catalyst की presence में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक state function है। किस तरीके से चेंज हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। चेंज फाइनल कितना था, इनिशियल कितना है, बस उसी से कोई फर्क है। इसको आप ऐसे समझें कि आप अपनी सारी एग्जाम्स में फेल हो गए, बट अगर फाइनल एग्जाम में आपने 90+ स्कोर किया है तो यू आर द विनर। तो किस तरीके से किया है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो सिर्फ क्या देखेंगे कि आपका हाँ स्कोर कार्ड में 90% आपको बने हैं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट K ऑफ अ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या था? K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। दोनों तरफ log ले लें तो क्या बन जाएगा? log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये मिसिंग है। कंपेयर कर लें तो क्या हो गया? माइनस EA अपॉन 2.303। अच्छा, बोल रहा है कि स्लोप इतना है। अब देखिए स्लोप होता क्या है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये हो गया y, ये हो गया c, ये पूरी टर्म m और ये क्या हो गया x, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये वेरिएबल, ये स्लोप, ये कांस्टेंट और ये y, क्योंकि k भी वेरी करेगा टेम्परेचर वेरी करने से। तो स्लोप बराबर कितना हो गया? माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R। R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। M कितना दे दिया? 4000 केल्विन। तो इट विल बी माइनस EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे हमें EA की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। 4000
इंटू 2.303 इंटू 8.314। जब इसको हम यहाँ देखेंगे तो ये केल्विन और ये बनेगा जूल पर केल्विन पर मोल। तो केल्विन से केल्विन कैंसल, जो भी आएगा आंसर वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ही पार्ट है, कंटिन्यूसली कैलकुलेशन ही करना है आपको, बट सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स के लगभग PYQ सारे टॉपिक के हमने कवर कर दिए हैं पिछले 10-15 सालों के। इस पर्टिकुलर जो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन सभी क्वेश्चन के पैटर्न के जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हार्डली ये 1 या 2 दिन का टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे और अगर एक ही दिन 2-3 घंटे की सिटिंग लगाएंगे तो 2-3 घंटे में चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि और ऐसे ही वीडियोस बना के हम आपके अच्छी से स्टडी करा सकें। थैंक यू वेरी मच।